तो मोदी की गारंटी और कांग्रेस के न्याय के साथ इस चुनाव की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, सभी पार्टियां विकास, प्रगति, तरक्की की बात तो करती रही, लेकिन धर्म जात वाली कोटिंग के साथ। और इसलिए 190 सीटों पर हुए 2 चरणों के मतदान के बाद सियासी मंचों से और चुनावी मुद्दों में बदलाव दिखाई दिया। और इसमें चाहे वो मंगलसूत्र का मामला हो, वोट जिहाद का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, ये तमाम मामले जुड़ते चले गए। पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी मुद्दों में मोदी की गारंटी और कांग्रेस का न्याय मुद्दा बना। पहले चरण के चुनाव के बाद क्या कुछ कहा गया, अब वो भी आपको सुनिए कि किस तरीके से उस वक्त के नेता उन्होंने बयान दिए थे। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन मतदान काफी धीमा था। चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा देते हुए बताया कि मतदान करीब 86% हुआ, उससे थोड़ा सा अधिक। 2019 के मुकाबले ये कम है। चुनाव में कम मतदान सभी पार्टियों के लिए सुखद नहीं था, क्योंकि कम मतदान में यह बात सामने आती है कि किस पार्टी का वोटर बूथ तक पहुंचा, यह कठिन बात है। इसलिए चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए चुनावी रण को और ज्यादा इंटेंस करने की जरूरत थी। चुनाव आयोग जागरूकता के कार्यक्रम को चला रहा था, लेकिन सियासी पार्टियां अपने ही कार्यक्रम में लगी हुई थी। दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनावी मुद्दे बदलने लगे। चुनावी मुद्दों में अब ध्रुवीकरण की बात होने लगी, आरक्षण खत्म करने की बात होने लगी और साथ साथ संविधान को खत्म करने की बात होने लगी थी। तो इसको लेकर अब देखिए क्या रहा, आपके सामने रखते हैं। क्या हुआ? मंगलसूत्र की बात होने लगी, विरासत की बात होने लगी, विरासत टैक्स लगाने की बात होने लगी, संपत्ति के सर्वे कराने की बात होने लगी, आरक्षण के मुद्दे की बात होने लगी। कांग्रेस कहने लगी कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किसी में दम नहीं है जो आरक्षण खत्म कर दे। ये सब मुद्दे आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया। उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पीएम मोदी ने पोस्टमार्टम कर दिया, जिसमें संपत्ति सर्वे की बात को प्रमुखता से उन्होंने उठाया। लेकिन कांग्रेस का यह मुद्दा सेल्फ गोल में तब्दील हो गया, जब कांग्रेस के थिंक टैंक और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं सैम पित्रोदा ने विरासत कर भारत में लागू करने की वकालत की। इसके बाद से कांग्रेस गिर गई। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. तो सैम पित्रोदा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो हमने कमाई की, जीवन भर की कमाई की, उसमें 55% जो हिस्सा है वो अपने बच्चों को ना देके राष्ट्र को दे देना चाहिए। इसी को मोदी ने मुद्दा बनाया और कहा कि भाई सर्वे में वो मंगलसूत्र तक ले लेंगे। दूसरे चरण के रण तक आते आते माना जा रहा था कि थोड़ी जो कांटा है, जो मीटर है, एक्सीलेटर बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने के बजाय घट गया। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मतदान केवल 66% रहा, थोड़ा सा अधिक रहा। देखते देखते तीसरा चरण भी अब सामने आ गया है। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बीच 11 दिनों का वक्त सियासी पार्टियों को मिला और इन 11 दिनों में सियासी पार्टियों ने चुनावी शोर में बहुत सारे मुद्दे उठाए। अब देखना यह होगा कि क्या उससे कुछ ये वोटिंग का पैटर्न बदलता है, क्या कुछ आंकड़े बदलते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, शोर क्या रहा? शहजादा, शहंशाह, सेना में हिंदू गिनती, पाकिस्तान, मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट जिहाद, फवाद चौधरी पाकिस्तान के मंत्री हैं, वो भी आ गए इसमें। आतंकवाद का मुद्दा रहा, रणछोड़ दास अमेठी से चले गए रायबरेली तो रणछोड़ दास शब्द आया।
इसके अलावा प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल कांड इसमें आया। पुतिन जेलेंस्की तक के मामले इस चुनाव में मुद्दे बने और उनको पुरजोर तरीके से इन 11 दिनों में नेताओं ने, सियासी पार्टियों ने उठाया। सब कुछ होने लगा, लेकिन तीसरे चरण से पहले ही 18वीं लोकसभा के रण को हिंदू मुसलमान का रंग पूरी तरीके से दे दिया गया। कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, जब संविधान बन रहा था, काफी चर्चा विचारणा के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। मोदी और बीजेपी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सरकार में आता है तो वो धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे। वोट जिहाद की बात हुई, समाजवादी पार्टी के नेता ने की, टीएमसी के विधायक ने कह दिया कि हमको 2 घंटा मौका दीजिए, हम भाजपाइयों को गंगा में फेंक देंगे। और इन सब के बीच पाकिस्तान का मामला सामने आया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के चुनाव में झांकने की कोशिश करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वोट जिहाद की बात करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। तो इस तरीके की भी खूब सियासत हुई इन 11 दिनों में। जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हीं को पाकिस्तान के पास एटम बम होने की याद दिला दी। वाम मोर्चा ने तो अगेन घोषणा पत्र में न्यूक्लियर बम निशस्त्रीकरण की बात कह दी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने एटम बम पर भारत को ही गिरने की बात कह दी। जरा देखिए किस तरीके से सियासत हो रही है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अब आप सोचिए, ऐसे बयान पाकिस्तान के नेता देते हैं कि हमारे पास एटम बम है, और ऐसे नेता हमारे भारत के नेता बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। आगे बढ़ते हैं। दरअसल तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, और जिसके बाद 1352 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और वही ईवीएम जिसके बारे में देश की सुप्रीम अदालत ने कहा कि वो पाक साफ है, पवित्र है, चुनाव उसी से कराया जाए। लेकिन चौथे और छठे 7वें चरण में मतदान में अब ये लोकतांत्रिक चुनाव राजनेता किस दिशा में ले जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तक तो चुनावी शोर में नेताओं की जुबान खूब फिसली, जिसके बाद परिवारवाद पर बात आई। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर हमला किया, शुरुआत वहीं से हुई थी। अपने परिवारवाद की परिभाषा भी बताई थी। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इन परिवारवादियों ने
अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया तो लालू ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। इसके बाद बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन चला दिया। पीएम मोदी ने आज भी राजशाही के साथ साथ कुछ सीटों को परिवार की सीट मानने वाली सोच पर करारा प्रहार किया। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है।